अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं प्रोफिबस और मॉडबस की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वो मैं बताऊंगा टाइप्स कितनी हैं और क्यों यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट, सबसे पहले हम प्रोफिबस को देखेंगे। प्रोफिबस जो है वो एडवांस वर्जन है मॉडबस का, और पहले मॉडबस को डिज़ाइन किया गया है। जो प्रोफिबस है वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। उसकी टाइप्स कितनी हैं? प्रोफिबस स्टैंड्स फॉर प्रोसेस फील्ड बस, यानी जो डेटा है वो किस तरह से ट्रेवल होता है या कनेक्शन किया जाता है बिटवीन दी फील्ड डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस एंड दी पीएलसी कंट्रोलर। प्रोफिबस इज अ प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल है कि किस पैरामीटर्स को सामने रख के कम्युनिकेशन की जाती है। दिस प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन जो है वो प्रोफिबस है। Similarly, Profibus exchange data through single data cable between main controller and remote I/O module. Sometimes हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि जो फील्ड डिवाइसेस हैं वो कहीं दूर लगी हैं और उनको कंट्रोलर से और आईओ मॉड्यूल्स के थ्रू कनेक्शन किया जाता है और सिंगल वायर के थ्रू कनेक्शन किया जाता है। तो इसके लिए प्रोफिबस या मॉडबस हम यूज़ करते हैं। प्रोफिबस इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन सिस्टम बट इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। यानी प्रोफिबस जो एक बस वायर है, टू वायर सिंगल केबल डेटा होता डेटा केबल है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशंस आप बिल्ड करते हैं। कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर आता है। दिस प्रोटोकॉल इज फर्स्ट यूज्ड बाय द सीमेंस। प्रोफिबस 1990s के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। प्रोफिबस वॉज डिज़ाइन in the 1990s to meet all industrial communication needs for both factory and process automation. अब टाइप्स कितनी हैं प्रोफिबस की? दो टाइप्स हैं। एक प्रोफिबस डीपी है, डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स, और एक है प्रोसेस ऑटोमेशन। डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल कब यूज़ करते हैं? जब हमें आईओ मॉड्यूल्स को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, यानी कहीं दूर लोकेशन पे लगाना पड़ता है। प्रोसेस ऑटोमेशन पीए यानी आपके जो आईओ मॉड्यूल्स हैं उनका कनेक्शन फील्ड डिवाइसेस से डायरेक्टली वो पीए के थ्रू होगा। प्रोफिबस पीए। अब डीपी की एग्जांपल देखते हैं कि जो प्रोफिबस डीपी डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल क्या है। फॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोफिबस डीपी वी नीड टू कंसीडर अ सिस्टम जिसमें जो सेंसर्स हैं फार अवे वो प्लेस्ड किए गए हैं फील्ड डिवाइसेस पे दूर। लेट्स से 1500 फीट दूर हैं वो पीएलसी सिस्टम से। ये दिस इज आवर पीएलसी सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल सप्लाई मौजूद है, सीपीयू मौजूद है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स मौजूद हैं। इसी तरह से इसमें एडीसी भी मौजूद है। तो हम एक जनरल सी एग्जांपल ले रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये सेंसर्स हैं जो कि कुछ ज़्यादा फासले पर 1500 फीट के फासले पर जो है ये इनको कनेक्शन करना है पीएलसी से। तो अब वो पीएलसी पे डायरेक्ट सेंसर्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनके इनपुट मॉड्यूल्स हैं उनसे इनका कनेक्शन करना है। अब इतने लंबे फासले के लिए हम क्या करें कि फॉर एग्जांपल हम या तो इन सबको पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, इन सब का सेंसर्स के वायर जो है वो हम कनेक्शन कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल सोल्यूशन, इसलिए कि जो वायरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बढ़ जाएगी। अगर आप खुद सोचेंगे 1500 फीट तक अगर हर सेंसर का कनेक्शन हमने करना है 1500 फीट के फासले पर, तो ये तो मैंने बहुत थोड़े सेंसर्स लगाए। और लेट्स से अगर 500 सेंसर्स हैं तो क्या 500 वाइड्स जो है वो हम 1500 फीट पर ड्रॉ करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। तो 1500 फीट पर हमने क्या करा है कि पैरेलल कनेक्शन कर दिया। तो इसका जो प्रॉब्लम है सेपरेटली वो हमने आपको बता दिया है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इस प्रोफिबस डीपी ये कंटिन्यू है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि जितने आईओ मॉड्यूल्स थे वो पीएलसी से उसको डिस्कनेक्ट करके
एक अलग से रिमोट लोकेशन पे उसको जो है रख दिया गया है। और ये जो बॉक्स है या रूम है, दिस प्लेस इज नियरेस्ट क्लोज एज मच एज पॉसिबल। जो सेंसर्स या फील्ड डिवाइसेस से उसको करीब रख दिया जाएगा आईओ मॉड्यूल्स को, और उन सेंसर्स को इन आईओ मॉड्यूल्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह से अब हमें ये देखना है कि जो आईओ मॉड्यूल्स हैं वो पीएलसी को डेटा कैसे भेजेंगे, क्योंकि मल्टीपल वायर्स तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए, इसी में ये बताया था कि इनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, प्लेस आईओ मॉड्यूल इन अ न्यू इनक्लोजर, ऑल सेंसर्स आर कनेक्टेड टू द आईओ मॉड्यूल एज शोन इन फिगर। ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्या किया कि एक इंटरफेस मॉड्यूल जो है आईएम मॉड्यूल कहलाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। उसका काम क्या है कि जो तमाम सेंसर्स का डेटा आईओ यानी इनपुट मॉड्यूल बोलूँगा मैं, आउटपुट मॉड्यूल जो है वो अगर पीएलसी से कोई इंस्ट्रक्शन आती तो ये आईएम इंटरफेस मॉड्यूल उसको डिकोड करेगा और सेंड कर देगा आउटपुट मॉड्यूल्स के थ्रू, और सिग्नल्स को उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट डिवाइसेस एक्टिव करेंगी। इसी तरह जो सेंसर से फीडबैक आएगा वो इंटरफेस मॉड्यूल उसको कन्वर्ट करेगा सीरियल कम्युनिकेशन फॉर्मेट के अंदर और उस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। To enable data connection between IO module and PLC, we have to place interface module as I told you. और इसका जो कनेक्शन है आपस में आईओ मॉड्यूल का यानी आईएम मॉड्यूल, इंटरफेस मॉड्यूल और पीएलसी का, वो हम प्रोफिबस डीपी के थ्रू करेंगे। और दिस इज आल्सो, दिस प्रोटोकॉल इज आल्सो नोन एज RS485। RS485 जो है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि वाइडली यूज्ड होता है, और RS485 लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और अप टू 1000 और 3000 मीटर्स तक ये आराम से कम्युनिकेशन इसमें हो सकती है, सीरियल कम्युनिकेशन। अगर लेट से आपने 18 गेज का वायर यूज़ किया है तो जो 4 to 20 मिली एम्पेयर फॉर्मेट में जो करंट है वो 1000 डिस्टेंस तक, 1000 मीटर डिस्टेंस तक हम उसको कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजीली। तो RS485 जो है वो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो RS232 जो ओल्डर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और सिंपल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लो प्रोसेस होता है, लो डेटा होता है, उसमें डेटा रेट जो है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा RS422 एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि फास्टर देन RS232 है और वो भी यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो है वो सबसे ज़्यादा जो वाइडली हम यूज़ करते हैं वो RS485 है। अब इन दिस टेक्निक वी डिसेंट्रलाइज द आईओ मॉड्यूल बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोफिबस डीपी बिटवीन मेन कंट्रोलर एंड आईओस। अब जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है वो तो फील्ड डिवाइसेस से कनेक्टेड है और वो नियरेस्ट टू दी फील्ड लोकेशन है, और इस तरह से हमने वायरिंग कॉस्ट भी बचा ली है और तमाम सेंसर्स और आउटपुट डिवाइसेस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं आईओ मॉड्यूल से, और उन सब का जो डेटा है सेंसर्स का या स्विचेस का वो सब सीरियल का कम्युनिकेशन, सीरियल डेटा ट्रांसमिट के थ्रू RS485 के थ्रू वो ट्रेवल होगा। सीरियल डिजिटल कम्युनिकेशन डेटा का एक बेनिफिट ये भी होता है कि वो ज़्यादा लेस प्रोन टू नॉइज होता है, और इसलिए कि जितनी भी नॉइजेज एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं वो सब एनालॉग इन नेचर होती हैं। तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्जन का एक तो ये फ़ायदा है, दूसरा सीरियली कम्युनिकेशन हो रही है तो इसकी वजह से जो हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है और सिंगल वायर केबल हमने यूज़ करी है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम हमें फेस आती है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। वी ऑल्सो कॉल्ड आईओज इन दिस एग्जाम्पल रिमोट आईओस। ये रिमोट आईओज हैं जो कि एक रिमोट लोकेशन पे लगी हुई हैं। This will decrease the cost of parallel wiring. Another advantage of DP is that it reduces the impact of industrial noise on data communication due to digital nature of data. ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है।
One disadvantage of DP is that the data from the important devices will be lost in case DP failure. अगर Profibus DP ये सिंगल वायर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो तमाम जो सेंसर हैं उनका कनेक्शन फेल हो जाएगा PLC से, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो कि सेंसिटिव हैं और डेंजरस हैं। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूसली कुछ सेंसर हमें ऐसे सेलेक्ट करने होंगे जिनका डेटा हमें हर हाल में चाहिए, कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसका डेटा जो है वो किसी भी हमें लॉस हो जाए या ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हम हमारे पास कौन कौन सी ऑल्टरनेट टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एक है हाइब्रिड कनेक्शन। हाइब्रिड कनेक्शन के अंदर क्या होता है? द सोल्यूशन टू दिस इज टू कनेक्ट सम इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस डायरेक्टली टू द मेन PLC IO मॉड्यूल। यानी कुछ सेंसर्स हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, उनको हमने IO मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया, और कुछ सेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनका डेटा हमें बहुत तेज़ी से चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, इसलिए हम उन सेंसर्स को डायरेक्टली PLC के साथ IO मॉड्यूल लगा के कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये कनेक्शन ब्रेक भी होगा तो दिस इज़ हाइब्रिड कनेक्शन, कि अगर Profibus DP ब्रेक हो जाती है तो जो सेंसर जिनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंटिन्यूसली मिलता रहेगा PLC को, और इस तरह से तो एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। इससे थोड़ी कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है क्योंकि पैरेलल वायर्स जो है वो डेफिनेटली कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। वायर कनेक्ट दी अदर डिवाइसेस टू रिमोट IO मॉड्यूल, यही मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिख दी है। यूज Profibus DP टू क्रिएट अ डेटा कनेक्शन बिटवीन रिमोट IO मॉड्यूल एंड मेन कंट्रोलर, ये वही बात हो गई। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब रिडंडेंट कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने दो IM मॉड्यूल लगा दिए हैं, इंटरफेस मॉड्यूल, कि एक वक्त में अगर फेल हो जाता है तो बैकअप में दूसरा मौजूद है। तो इससे एज कम्पेयर टू हाइब्रिड कनेक्शन इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल जो है वो टू Profibus DP RS485 को यूज़ किया जा रहा है, और एज कम्पेयर टू पैरेलल वायर कनेक्शन इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो रिडंडेंट जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। अब रिडंडेंट के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ सेंसर्स का डेटा आपको फौरी चाहिए विदाउट एनी टाइम डिले, तो आप क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सेंसर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीरियल कम्युनिकेशन RS485 के थ्रू कर रहे हैं तो इनकी काफ़ी जो है वो इनका डेटा रेट होता है। RS485 का जो मैक्सिमम डेटा रेट है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जो कि अच्छा खासा है, काफ़ी है। और आप उसको यूज़ करके काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसर्स का जो डेटा है वो रिडंडेंट टेक्निक के थ्रू आप जो है वो हासिल कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसकी। RS485 की जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी है कि कितना दूर हम इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार मीटर्स तक ये आसानी से कम्युनिकेशन कर सकती है RS485। RS485 का अगर आपने और ज़्यादा डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन करनी है तो दरमियान में एक्सटेंशन नोड्स आते हैं RS485 के, जो आप लगा सकते हैं। RS485 का जो डेटा रेट है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, और ये हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन करती है, यानी एक वक्त में या तो ट्रांसमिशन होगी या फिर क्या कहते हैं रिसीविंग, यानी रिसेप्शन, मैसेज को रिसीव करेंगे, तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है। और इसी तरह मैक्सिमम अप टू 128 डिवाइसेस आप इसके नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। RS485 इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके अलावा अगर आप इसको कन्वर्ट करें या कंपेयर करें RS232 से, तो RS485 जो है RS232 कन्वर्टर भी आता है। RS232 को आप RS485 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
और प्रोग्राम को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बस इतना इसका एक फ़ायदा है। RS-232 जो है वो बेसिक और पुराना जो है वो प्रोटोकॉल है, उसमें 15 मीटर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं और वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। और सिंपली RS-232 के अंदर मैक्सिमम सिर्फ वन डिवाइस एट अ टाइम जो है वो कम्युनिकेशन कर सकती है फुल डुप्लेक्स मोड में। और उसका जो डेटा रेट है वो बहुत कम होता है। जैसे अगर आप देखें 100 बिट्स पर सेकंड से लेकर 19,200 बिट्स पर सेकंड तक डेटा रेट वो अलाउ करता है। इसी तरह एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है RS-422, और RS-422 जो है वो भी फुल डुप्लेक्स है और RS-232C भी फुल डुप्लेक्स है। इंस्टेड RS-485 जो है वो हाफ डुप्लेक्स है। RS-422 के अंदर मल्टी मोड कम्युनिकेशन पॉसिबल है और अप टू 10 लोड्स आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, 10 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। और फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि वो दरमियान में ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों कर सकती है, क्योंकि 2 वाइट्स फॉर ट्रांसमीटर और 2 वाइट्स फॉर रिसीविंग एंड उसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं टोटल जो इनपुट इम्पेडेंस है वो बहुत हाई है RS-422 की, और वो 4 किलो ओम तक होती है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन RS-422 पॉसिबल है अप टू 1200 मीटर्स तक। बस मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो उसमें 10 से ज़्यादा अलाउ नहीं है, 10 जो कि उसकी लोड पैरामीटर्स है। मल्टी कम्युनिकेशन के लिए आपको RS-485 पे शिफ्टिंग करना पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए तो RS-485 को आप इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये इस सोल्यूशन की बात हो रही है। अनदर सोल्यूशन इज टू यूज टू Profibus DP with two interface module. In this technique, if the main cable is filled, then the data will be transferred through backup Profibus DP cable. This type of connection is called redundant. अब Profibus PA, प्रीवियसली हमने Profibus DP की बात करी थी, अब Profibus PA प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए is a variant of Profibus DP that is specifically designed for improvement and replacement of conventional systems. और Profibus PA स्टैंड फॉर प्रोसेस ऑटोमेशन है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ऑटोमेशन सिस्टम के लिए। Profibus PA की जो एडवांटेजेस है, RS फ्लैश एक्सचेंजेबल विदाउट कन्फिग्रेशन ऑफ चेंजेस, यानी आप डिफरेंट मॉड्यूल से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं और कन्फिग्रेशन आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल लेयर है, सेविंग वायरिंग कॉस्ट इससे बचाई जाती है। जितनी आपकी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं उनसे डिवाइसेस को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और एसेट मैनेजमेंट में इजी है, अगर दरमियान में क्या कहते हैं अगर फॉल्ट आता है, कोई डिवाइस आपने मॉड्यूल रिप्लेस करना है तो वो इजीली रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आईओ मॉड्यूल्स हैं है Profibus PA जो उसे कनेक्टर्स मौजूद होते हैं तो वह इजीली कनेक्ट हो जाता है। यू कैन इक्विप अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इंटायरली विद Profibus। आप कंप्लीट होल सिस्टम को आप Profibus नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ हियर इज द एग्जांपल ऑफ Profibus DP RS-485 लगी है यहाँ पे, इसकी करंट और वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है, IM मॉड्यूल लगा हुआ है। उसके साथ आप देखें कि दरमियान में जितनी इंटरफेस जो फील्ड डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, और इनको आपने आईओ मॉड्यूल से कनेक्ट करना है। आईओ मॉड्यूल से कनेक्शन के बाद दरमियान में आईएम मॉड्यूल लगेगा। आईएम मॉड्यूल जो है वो ये आपको डिवाइस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 1900 मीटर बताया है, जबकि आप 4000 मीटर तक कर सकते हैं, क्योंकि 200 मिली वोल्ट मिनिमम वोल्टेज लेवल है, जो सेंसिटिविटी लेवल है RS-485 का, वो डिटेक्ट कर सकती है आराम से। नाउ वी मूव टूवर्ड्स दी मॉडबस। मॉडबस जो है वो भी एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय मॉडिकॉन, नाउ Schneider Electric इन 1979 फॉर यूज विद इट्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। मॉडबस जो है वो ओल्डर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था और उसको अब रिसेंटली अपग्रेड कर दिया गया है RS-485 और न्यू स्टैंडर्ड्स के साथ। TCP/IP जो उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, Profinet और ईथरनेट,
ताकि मॉडबस की टाइप्स में आता है जो कि हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और इसको अपग्रेड कर दिया गया, तो अब ये भी वाइडली अगर आप देखें तो जनरलाइज वे में तो मोस्ट वाइडली जो यूज़ प्रोटोकॉल अभी जो हो रहा है अपग्रेडेशन के बाद से मॉडबस है। प्रोफिबस से पहले जो है वो मॉडबस आया था, और सिंपली वी कैन से प्रोफिबस जो है वो एडवांस वर्जन है मॉडबस का, के बाद में आया है। फिर मॉडबस को जब अपग्रेड कर दिया गया, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है मॉडबस सिस्टम की, कि आपका पीएलसी कंट्रोलर है और आपने मॉडबस के थ्रू वायर के थ्रू ये डिवाइसेस हैं एचएमआई और कंट्रोलर्स और वीएफडीज को कनेक्ट कर दिया है, और ये सब एज अ स्लेव इस सेम वायर नेटवर्क पे कनेक्टेड है। और जो पीएलसी है वो मॉडबस कम्युनिकेशन केबल के थ्रू सबसे पहले स्लेव एड्रेस जनरेट करती है, वो सेम वायर पे सबको रिसीव होता है, और जिसका पर्टिकुलर स्लेव एड्रेस होता है वो उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके एक इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, सेम जो है वो उसी वायर चैनल के थ्रू। तो इससे कम्युनिकेशन जो लिंक है वो बिल्टअप हो जाता है। फिर उसके बाद फंक्शन कोड और डेटा। फंक्शन कोड जो है वो डिफाइन करता है कि कितने बाइट का डेटा, किस साइज़ का डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है, और डेटा जो है वो यहाँ पे मेंशन होता है कि इतने साइज़ का जो डेटा है जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो हमें रिक्वायर्ड है, और फंक्शन कोड जो है वो के रीड करेगा या राइट करेगा या जो भी फंक्शन है वो बताएगा। इसी तरह सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर जो है वो ये है कि अगर कम्युनिकेशन लिंक जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो या कोई मैसेज रिसीव नहीं होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो जो है वो मास्टर जो है वो मैसेजेस भेजेगा, और अगर स्लेव को वो पर्टिकुलर मैसेज नहीं मिलता है और उसके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर कोई एरर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसमिशन के वक्त हमने पैरामीटर्स एडजस्टमेंट करी है कि इवन पैरिटी चेकिंग, इवन पैरिटी में भेजा जाएगा जब भी नंबर ऑफ वंस होंगे डेटा के अंदर, तो इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। अगर वो और नंबर ऑफ वंस आ जाते हैं तो स्लेव जो है वो उसको रिटर्न कर देगा कि ये एक्स्ट्रा जो है ये वन लगा एरर है, आप दोबारा अगेन भेजें। तो सीआरसी एरर चेक जो है ये कंटिन्यूसली हर साइकिल में, ट्रांसमिशन साइकिल में परफॉर्म होता है, चेक करता है कि डेटा कोई एरर है तो वो उसको रिजॉल्व करता है। इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि स्लेव एड्रेस 21 जनरेट किया है मास्टर ने, और इस सेम लिंक पर जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड थी तो उनमें जो स्लेव एड्रेस 21 है वो सबको रिसीव हुआ है, मगर 21 जो है वो स्लेव एड्रेस इसका है वीएफडी का, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बाकी जो स्लेव एड्रेस है वो 22, 23, 24 है। तो ये थोड़ी डेमोस्ट्रेशन है कि किस तरह से जो डेटा है वो सीरियली ट्रांसमिट होता है सबको। अब मॉडबस स्ट्रक्चर सेम है प्रोफिबस की तरह, और इसमें यहाँ पे जो डिवाइस में बताया गया है हार्ड एचआरटी, हार्ड डिवाइसेस हार्ड प्रोटोकॉल। हार्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? ये हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर है, इज़ अ हाइब्रिड एनालॉग डिजिटल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ओपन प्रोटोकॉल। यानी इसमें एट अ टाइम दोनों डिजिटल और एनालॉग दोनों कम्युनिकेशंस पॉसिबल है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो आईओ डिवाइसेस हैं वो भी हार्ट प्रोटोकॉल उनके अंदर स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो पीएलसी के आईओ मॉड्यूल्स हैं वो भी हार्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के वो अलग एक्सपेंसिव मॉड्यूल्स होते हैं, और हार्ट प्रोटोकॉल जो है इसका डेटा रेट स्लो होता है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड इसकी एप्लीकेशन है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि सेम टू वायर्स पर ही डिजिटल डेटा भी ट्रांसमिट हो रहा है और एनालॉग भी हो रहा है। तो इसमें डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से इसका जो डेटा रेट है वो स्लो हो जाता है। इस पिक्चर के अंदर ये बताया गया है कि 4 to 20 मिली एम्पेयर जो करंट है, जो आपका जो सिंपल वायर है 2 वायर, उसमें जो 4 to 20 मिली एम्पेयर करंट लूप है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि एक दफ़ा जो सीरीज़ वायर के अंदर करंट जनरेट हो जाता है तो वो ड्रॉप नहीं होता, वो थ्रू आउट द वायर सेम होता है। वोल्टेज जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इसलिए 4 to 20 मिली एम्पेयर जो करंट है उसको यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अब हार्ट प्रोटोकॉल क्या करता है कि उसी सेम वायर पर 4 to 20 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है, और अगर डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मैसेज है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2200 हर्ट्स अगर फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है तो उसको जो आपका हार्ट कम्युनिकेटर है वो खुद ही उसको डिकोड कर लेगा कि वो ज़ीरो, इसका मतलब है ज़ीरो बिट है डिजिटल में। और अगर 1200 हर्ट्स की जैसी उसको फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी इसका मतलब है वन डिजिटल बिट जो है वो उसको रिसीव हो रही है। तो इस तरह से ये 0110 की फॉर्म में भी डेटा इसमें ट्रांसमिट हो जाता है, बिल्कुल जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि अगर नो इन्फॉर्मेशन सिग्नल तो एक डीसी टोन आ रही होती है, डीसी जो मुस्तकिल एक बीप साउंड आ रहा होता है वो डीसी सिग्नल होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है तो वो डीसी जो है वो ब्रेक होकर वो उस पर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो अप्लाई हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है सेम वायर पेयर पर। तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दी हार्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ मॉडबस। मॉडबस हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो एस्की मॉडबस है जिसके अंदर 7 बिट्स का डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं। इट वाज द फर्स्ट मॉडबस एंड इज अ सीरियल प्रोटोकॉल टिपिकली रनिंग ऑन आइदर द RS-232 और RS-485 में। आपको पहले ही बता चुका हूँ RS-232 RS-485 में इजीली कन्वर्ट हो जाती है फिजिकल ईयर में। एस्की इनकोड्स दी मैसेज इन एस्की कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड के अंदर मौजूद है तो आप उस फॉर्मेट में। अब एस्की जो एब्रीविएशन है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कीबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ये इसकी एप्लीकेशन है। तो इनिशियली ये इसलिए डिज़ाइन की गई थी मॉडबस एस्की जो कि सिंपल 7 बिट्स का डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर मैक्सिमम साइज अलाउेबल था इसमें। फिर सेकंड टाइम है मॉडबस RTU जिसके अंदर जो है इट इज़ रियली जस्ट अ स्मॉल वेरिएशन ऑन द मॉडबस एस्की प्रोटोकॉल। RTU यूजेस बाइट्स इंस्टेड ऑफ 7 बिट्स। बाइट्स यानी 8 बिट्स का डेटा जो है ये यूज़ करते हैं। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसमें मौजूद होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट्स पे। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि रिमोट आईओज भी हम जो यूज़ करते हैं वो रिमोट टर्मिनल यूनिट ही कहलाता है वो भी, इंक्लूडिंग द इंटरफेस मॉड्यूल। जो फाइनल मॉडबस की टाइप है वो TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल पे, जो TCP/IP 5 लेयर्स नेटवर्क मॉड्यूल प्रोटोकॉल है उस पर काम करती है। इट यूजेस TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑफ ऑल फॉर ऑल मैसेजेस। इट इज़ स्लो कंपेयर टू अदर 800 इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल बट स्टिल फास्ट इनफ फॉर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। अब जो मॉडबस है उसको अपग्रेड कर दिया गया, उसके अंदर जो है मॉडबस TCP/IP स्टैंडर्ड और सेकंड जो है 800 जो फास्ट डेटा रेट है वो उसके अंदर अपग्रेड कर दिया गया जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा यूसेज बढ़ चुकी है।